नमस्ते मेरे छोटे भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं जो सीधे आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का सेम देखिएगा आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछेगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम यही सभी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी लोग अंत तक जुड़ेंगे उसके लिए एक सरप्राइज़ है। और जो भी लोग 50 में से अगर 30 ला देते हैं और कमेंट में बता देते हैं तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा मेरे ओर से। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। और ये सभी पीडीएफ को लेना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल फ्री में, तो मैं लास्ट में बताऊंगा ये सभी पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये भौतिकी का चैप्टर 1 और 2 का है पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। काल्पनिक और आभासी होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, यहाँ पर दोनों का एक ही आंसर होगा। और इस प्रकार से अब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी नंबर हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आप कमेंट में बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो आप लोग मोटरसाइकिल देखिएगा तो ये साइड में जो मिरर लगा होता है तो उसमें देखिएगा इसमें बड़ा बड़ा इसमें दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी लोग पीछे से आते हैं वो सभी इसमें आसानी से छोटा से मिरर में ही सभी लोग दिख जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग अगर मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो या अपने पापा से पूछ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा तभी जाकर आप लोग से ये सभी क्वेश्चन बन पाएगा 2027 के क्वेश्चन। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन ये जो भी दे आप लोग इसे याद रखिएगा। हमेशा 2 ही इसका नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर मैंने ऊपर बताया और यहाँ पर पूछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कितने बार पूछा गया है,
2011 और 2021 और भी पूछा गया है, लेकिन 2 यहाँ पर मैं लाया हूँ। आप लोग ये याद रखिएगा, एकदम VVI सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, ये भी 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। गोलीय दर्पण में हस्तांतरण एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इसका आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी ये संबंध ये बताता है हस्तांतरण और वक्रता त्रिज्या में, तो ये F बराबर होता है, F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये यहाँ पर दिमाग लगाया है बोर्ड एग्जाम, और आप लोग का दिमाग चकरिया दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, तो तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना कर दिया है। तो यहाँ पर 2F हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर R बराबर 2F यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का दिमाग को घुमाया जाता है, लेकिन आप लोग मत घूमिएगा, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह दिया हुआ है, डायोप्टर, यहाँ पर ल्यूमेन, यहाँ पर लॉक्स या यहाँ पर एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पर A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा डायोप्टर होता है। तो ये भी एकदम VVI सभी क्वेश्चन है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ये पूछता है, बार बार पूछता है। यहाँ पर पूछ रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या यहाँ पर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है, जो हम लोग अंधेरा में जो हम लोग को घर में उपयोग होता है, उसका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर A नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में आप लोग बताइएगा। मैं तो, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं तो हूँ आप लोग को बताने वाला। तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस को यहाँ पर उत्तल लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर बता दी, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ही यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो किस दर्पण को, तो मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर B नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, क्या होती है। तो आप लोग इसे आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित होती रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसा होती है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा, अधिक होती है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है,
अभी आप लोग देखिए ये केवल ये फिजिक्स का ही नहीं है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का, ये तीनों बुक का इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना कर रखिएगा। अभी इसके बाद केमिस्ट्री का भी आने वाला है, उसके बाद बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को, एकदम महत्वपूर्ण ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोग ये सभी का उत्तर देने का कमेंट में प्रयास कीजिएगा और ये सभी अभी ही याद कर लीजिए। आप लोग का टाइम अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी माध्यम के परिवर्तनांक, यहाँ पर माइक्रो का मान होता है। यहाँ पर पूछ रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यहाँ पर माइक्रो का मान होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, माइक्रो का मान होता है। तो क्या होता है? तो आप लोग इसे भी यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर होता है। जहाँ पर भी साइन आई दिया हो और साइन आर, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है? तो यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर ए गलत है, यहाँ पर ये गुना में दे दिया हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पर प्लस में दे दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पर आर बटा आई दिया हुआ है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में देखिए, यहाँ पर बी नंबर में एकदम राइट आंसर दिया हुआ है, साइन आई बटा साइन आर। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर वाहन के साइड मिरर, पीछे देखने के आईने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग, मैं ऊपर ही बताया था, यहाँ पर वाहन के साइड मिरर, पीछे देखने वाला जो होता है इस प्रकार से, यहाँ पर मोटरसाइकिल में जो होता है इस प्रकार से, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से पूछता है ये सभी क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए 2019 और 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है, क्या पूछा है? देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये अभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर पूछा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर +5D होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम VVI क्वेश्चन है, और ये सभी बहुत बच्चा सब भाइयों और बहनों गलत करते हैं। तो आप लोग को, मेरे स्टूडेंट है, तो आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा आप लोग को पढ़ाने का मकसद यही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का दे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है, यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर आर होता है। तो इसका क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आधी होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इसका बीच में एक सेंटर होता है, और इससे यहाँ तक की और यहाँ तक की, ये दोनों यहाँ पर आधी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन रसायन शास्त्र से, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये सब एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर Fe प्लस, यहाँ पर CSO4, और यहाँ पर Fe
SO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर अगर ये सभी यहाँ पर जुड़ जाता तो ये क्या हो जाता, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाता। और यहाँ पर देखिए ये केवल जुटा है यहाँ पर F ही, यहाँ पर आकर F ही यहाँ पर जुट गया है और Cu यहाँ पर चला गया बाहर और यहाँ पर SO4 से F ही जुट गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर संयोजन तो नहीं हुआ है, शायद यहाँ पर संयोजन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें संयोजन होता तो ये सभी जुट जाता आपस में। और यहाँ पर देखिए विस्थापन, यहाँ पर द्विविस्थापन या वियोजन, तो वियोजन होता तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये सभी यहाँ पर ये सभी बड़ा सा एक होता है और वियोजन होता है तो क्या होता है, छोटी छोटी में टूट जाता है, दो या दो से अधिक में टूट जाता है। और यहाँ पर संयोजन होता तो यहाँ पर क्या होता, तो संयोजन होता तो ये यहाँ पर छोटा छोटा जो होता है अभिक्रिया वो इधर आकर बड़ा हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर पूछ रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ये एक प्रकार की यहाँ पर ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस साग सब्जी को विघटित होकर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा होता है। ये यहाँ पर जो साग सब्जी को अगर कुछ दिनों को लेकर छोड़ दीजिएगा तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा गर्मी से वो विघटित होने लगता है, वो सड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जब वृद्धि होता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए दिया हुआ है अपचयन, उपचयन, संरक्षण या यहाँ पर संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपचयन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन घटता है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग होता है, इसमें योग होता है तो उपचयन, और वियोग होता है तो आप लोग याद रखिएगा जिसमें वियोग होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अभिकारक, उत्पाद या यहाँ पर उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे यहाँ पर उत्पाद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर समीकरण इतना इतना किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए ये इसमें क्या हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं पहले ही बताया था, ये बड़ा सा यहाँ पर पदार्थ है, एक यहाँ पर देखिए बड़ा सा पदार्थ है और यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है तो ये छोटे छोटे में टूट गया है। तो ये छोटे छोटे में टूट जाता है, मैं ऊपर ही बताया था और आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वियोजन हो जाएगा। ये बड़ा पदार्थ छोटे छोटे में दो या दो से अधिक हो जाता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाता है, तो वियोजन हो जाता है। इसका राइट आंसर वियोजन हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन गैस
Cl2 का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, क्लोरीन गैस का हरा, पीला या सफ़ेद या भूरा या काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर Cl2 का कैसा रंग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हरा पीला होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ये सभी देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है। तो ये आप लोग जला कर देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा। ये हम लोग का पहले घरों में जलता था, आप लोग के घर में भी जलता होगा। तो देखिएगा जो इस प्रकार से जो डिबिया होता है, जिसे डिबिया हम लोग कहते हैं, तो ये किस प्रकार का इसमें से ज्वाला उत्पन्न होता है, किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो नीला उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, पीला रंग होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे ऑक्सीकृत न हो। तो इसमें कौन सी ऐसी यहाँ पर गैस भरी जाती है ताकि कुरकुरा जो चिप्स होता है, चिप्स या कोई भी कुरकुरा देखिएगा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो हमेशा कुरकुरा ही रहे। उसमें कुरकुरा यानी कि जो यहाँ पर फट करने की आवाज़ उसमें आता है, कुरकुर करने का आवाज़। तो उसके लिए ये ऑक्सीकृत न हो, जो नमी हो जाता है, जिसके कारण इसीलिए उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो एकदम कुरकुर करे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का यानी कि सिल्वर क्लोराइड या चांदी का आप लोग देखिएगा तो उसका रंग कैसा होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा 29 नंबर सवाल को। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, चांदी का रंग कैसा होता है। तो ये छोटा बच्चा भी बता देगा जो दूध पीता है। तो आप लोग को लिए ये इतना हल्का सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जास्ता जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग याद रखिएगा H2 गैस निकलती है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, काली चूना CaO पर जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कैसी अभिक्रिया होती है, तो आप लोग याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग चूना को आप लोग घर पेंट करते होंगे तो आप लोग अपने घर को पेंट करते समय आप लोग आराम से डालिएगा, नहीं तो आपका जो पैर और जल सकता है या मुंह जल सकता है। इसलिए जब भी आप लोग चूना में पानी डालिएगा तो आप लोग यहाँ पर आराम से पानी को डालिएगा ताकि आपका पैर और न जले, हाथ पैर न जले। तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसके कारण पैर और जल सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है NaCl, यहाँ पर KNO3
यहाँ पर KBR या AGBR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा लगता है मुझे भी। तो ये एक क्वेश्चन को मैं छोड़ा हूँ। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पर संतुलित जो रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या यहाँ पर निश्चित अनुपात के नियम पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट आप लोग का बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 50 ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही हो जाएगा, आपका 50 नंबर आज क्लियर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है किस भाग से होता है? तो हम लोग मनुष्य यहाँ पर किस भाग से जो श्वास लेता है वाष्पोत्सर्जन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग नाक से करते हैं। और मछली किससे करती है? आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। अगर आगे दिया होगा तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर जड़ से, तना से, पत्ता से, या फूल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जड़ से वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें 20 mg होता है। जो मानव रक्त है उसमें 20 mg यूरिया की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। जो स्वपोषी पोषण करने वाले होते हैं उसके लिए क्या क्या यहाँ पर आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, ये कभी भी बुढ़ापे तक आप लोग का ये आप लोग नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोग को ये ट्रिक आप लोग अभी से ही ये याद कर लीजिए, और आप लोग बूढ़ा जाएंगे 80 साल 90 साल के हो जाएंगे तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो जाइलम जो ज से शुरू हो रहा है, और जल भी ज से शुरू होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो जाइलम होता है पौधों में क्या करता है? तो जल के लिए उत्तरदायी होता है, ये जल का वहन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्या करता है? तो ये जल का वहन करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल ज से जाइलम। तो यही आप लोग याद रखिएगा, कभी भी बुढ़ापा में आप लोग नहीं भूल पाएंगे। तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? वृक्क जो होता है किडनी एक तंत्र है का भाग है जो संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये पोषण से है, या शोषण से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उत्सर्जन से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। जो ये फ्लोएम है ये किसके लिए उत्तरदायी है, क्या ढोता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये भोजन को ढोता है।
जो फ्लोएम होता है तो ये भोजन को ढोता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भोजन संवहन करता है, भोजन को स्थानांतरण करता है, जो पत्ती से भोजन को लाता है सभी जगह पर ये पहुंचाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है। तो कौन सी रक्त कोशिका सहायक होती है, तो आप लोग याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं यहाँ पर रक्त कोशिकाएं या रक्त पटिकाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, WC। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कुटपाद में किस में पाया जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर पैरामेशियम में, यूग्लिन में या अमीबा में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अमीबा हो जाएगा, अमीबा में पाया जाता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हरा होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम बच्चा का सवाल है, लेकिन ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ये तरल संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ये सभी ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार से 4 चैम्बर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा या इमाइलेज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा का पाचन जो यहाँ पर ये पेप्सिन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो किससे बाहर निकलती है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, यहाँ पर डिक्टियोजोम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जल से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य अनुशीतलन दाब, यहाँ पर अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो ये भी एकदम एक ट्रिक है, इसे भी याद रखिएगा। आप लोग इसे भी बुढ़ापे तक नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग ये ट्रिक को यहाँ पर लगाइएगा। तो अ से क्या होता है, तो अ से 80 होता है। तो यहाँ पर अ से क्या होता है, 80, और अ से यहाँ पर अनुशीतलन। तो अ से 80 और अ से अनुशीतलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णी लौक में या संयुक्त कण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो आप लोग इसे बताने का कोशिश कीजिएगा, ये इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पर देखिए वायवीय, अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर शायद ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर मत्स्य मछली का मुख्य श्वसनांग क्या है। तो मछली का श्वसनांग क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा गिल्स है, गलफड़ा जो होता है उसका, वो गलफड़ा हो जाएगा, गिल्स। इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहाँ पर 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा।
मैं आप लोगों को अगर 30 अगर ला दे होंगे इसमें से 50 में से अगर 30 जो भी लाए होंगे उसके लिए सरप्राइज़ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको सरप्राइज़ दिया जाएगा। और ये सभी PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।